सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए कि हमने एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें अब मैं क्या करता हूँ ना, एनसीईआरटी को मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ाऊँ। एक्चुअल में एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि आप हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ो, लेकिन अगर कोई खुद से हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ेगा तो उसे बहुत मल्टीपल रीडिंग लगेगी, तब जाके एक पैराग्राफ से क्या क्या डिफरेंट एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एआर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो खुद से फ्रेम कर सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ रखा है एनसीईआरटी को, ठीक है, और पढ़ाया भी है, इसलिए इसलिए मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी को उस वे में कवर करूंगा ताकि तुम्हारा हर एक लाइन भी क्लियर हो जाए और हर लाइन से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तुम देख लो। उसके साथ ही मैं लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज कराऊंगा और उसमें तुम देख सकोगे कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर में मोर देन 90% डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आया है। यानी कि अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 320 प्लस सिर्फ एनसीईआरटी के दम पे लाया जा सकता है। ठीक है, मेरे खुद का स्कोर जो है नीट 2023 में 355 आउट ऑफ 360 था, और प्लस मैं 10% एनसीईआरटी रिलेटेड एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, एनसीईआरटी रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी कराऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि एनसीईआरटी को समझने में के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एनसीईआरटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और प्लस उनके जो है नीट में आने के चांसेस भी ज़्यादा हो गए। तुमने अगर मेरे पिछले चैप्टर देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि वो पॉइंट्स एकदम एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है और वो ज़रूरी भी होता है। ठीक है, अब इस देखो ये लेक्चर देखने से पहले ना, अगर तुमने एनसीईआरटी एक दो बार पहले से रीड करके रखा है ना, तब तुम्हें ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हें इस लेक्चर का वैल्यू जो है तब ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, और देखो इसको भी ना मैं पार्ट्स में कराऊंगा, इस चैप्टर को भी मैं सेल वाले चैप्टर को भी 3 पार्ट्स में कराऊंगा। पहले पार्ट में क्या है कि अपन ये डिस्क्रिप्शन से लेके डिस्क्रिप्शन करेंगे, साइंटिस्ट करेंगे, और जो प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा डिटेल्स नहीं दिया है राइबोसोम तक वो पूरा करेंगे। पार्ट 2 में क्या करेंगे, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक करेंगे। और पार्ट 3 इस चैप्टर में क्या करेंगे, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड से लेके समरी तक को कंप्लीट करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो तुम ये चैप्टर अपने पेज पे देख सकते हो, 1.5 2x जैसा चाहो वैसे स्पीड पे देख के अपना समय बचा सकते हो। और लास्ट में हम 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करेंगे तो तुम देख पाओगे कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आता है। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो पहला लाइन क्या है, पहला लाइन है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात सही है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी जो है, अगर मैं स्टेटमेंट में बना दूं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑफकोर्स ये गलत है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, आगे वाले लाइन में द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट अप आउट देयर डाइवर्सिटी, इट इज द सेल थियरी दैट emphasize द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स एंड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो इस लाइन से मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊं। प्लाज्मा थियरी emphasized Plasma theory emphasized the unity underlying the diversity of forms, that is the cellular organization of all life forms। बताओ ये सही है या गलत है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ सेल थ्योरी की जगह प्लाज्मा थियरी कर दिया कि प्लाज्मा थियरी emphasized द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेल थियरी था। इस लाइन से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, उसके आगे जो है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन इन द चैप्टर्स। आगे वाले चैप्टर्स में क्या है कि कैसे सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल ग्रो कैसे करता है बाय डिवीजन से इस यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, सेल थियरी जो है क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड द लिविंग फेनोमेना दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। तो सेल थियरी जो है वो एक तरह से मिस्ट्री क्रिएट किया अराउंड जो कैसे लिविंग फेनोमेनन कैसे हो रहे हैं, कैसे इसके फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये मिस्ट्री रिक्वायरमेंट थी किसके लिए, फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फेनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व। ठीक है, ये मिस्ट्री जरूरी भी था, फॉर रिक्वायरमेंट था किसके इंटीग्रिटी के लिए, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रिटी के लिए। किस लिए, ताकि लिविंग फेनोमेनन को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके या ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, अब मैं अगले लाइन से पहले क्वेश्चन पूछ देता हूँ। इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल एंड behavioral processes, one can take a physico-chemical approach and but cannot use cell-free system to investigate। True statement or false? मैं पूछ रहा हूँ, इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस वन कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोच बट कैन नॉट यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। ट्रू और फॉल्स?
ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस, एक सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल प्रोसेस हो रहे हैं उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वन कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोच। ठीक है, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन कैन नॉट यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट, ये बात गलत हो जाएगा। और ये तुम्हें एक्चुअल में अगर तुमने इवोल्यूशन पढ़ा है तो तुमने उसमें देखा होगा इवोल्यूशन चैप्टर में कि वहाँ पे जो पहले क्या बोलते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसमें अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, ताकि दिखा सके कि जो लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो देखा जाए तो कुछ उसी तरह का बात कर रहा है फिजिको केमिकल अप्रोच। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। ये अप्रोच जो है हमें इनेबल किया है ताकि हम बहुत से प्रोसेसेस को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, दिस अप्रोच इज एस्टेब्लिश बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो जो लिविंग टिश्यू है उसमें अंदर कौन कौन से एलिमेंट और कंपाउंड है उसका एनालिसिस ये बायोमोलिक्यूल में तुम पढ़ते हो। जो किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, कौन से कंपाउंड से मिलकर बना है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, और वो बताएगा कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इवन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो भी उस टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट है उसका भी एनालिसिस तुमने बायोमोलिक्यूल के पहले 2 पेज में ही दिया हुआ है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दिस कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड द सेल, ये कंपाउंड सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और ये जो अलग अलग कंपाउंड्स है वो कैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन ये कैसे कर रहा है। ठीक है, ये हम कंपाउंड लेवल पे हम कैसे समझे कि वो सारे कंपाउंड मिलके ये सारे प्रोसेसेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस पे लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन भी आया हुआ था, और जो लोग डिस्क्रिप्शन मिस करके जाते थे और या फिर समरी मिस करके जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो उनसे गलत हो जाता है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है कि जो फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर तुम फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करके स्टडी करते हो इसी को रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी, तो एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का अप्लाई करके हम बायोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, जैसे देख लो ब्रीदिंग देख लो। ठीक है, तो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। जैसे कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है फिर वो सेल तक पहुंचता है, तो वो बाइंडिंग कैसे होती है, वो क्या है, वो केमिस्ट्री है। ठीक है, और प्लस इवन जो मान लो प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स में, ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर जिससे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, तो वो क्या हो गया, वो फिजिकल अप्रोच हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, इसके आगे वाले में देख लो, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, जीएन रामाचंद्रन जी। पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर को 1922 में, और इनका देहांत कब हो गया था, 2001 के अप्रैल में। कहाँ जन्म हुआ था, तो कोची के पास में जन्म हुआ था इनका, जो कि केरला में एक शहर है कोची। ठीक है, अब देखो जीएन रामाचंद्रन जी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जीएन रामाचंद्रन वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन व्हाट, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में थे। अगर मैं बोल दूं कि लिपिड स्ट्रक्चर में या फिर पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में एक आउटस्टैंडिंग फिगर थे। और क्या थे, फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ व्हाट पॉलीमर। ठीक है, तो फाउंडर थे मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। अब मान लो मैं यहाँ पे ना क्या करूँ, मैं यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल की जगह ना मैं यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की जगह अगर मैं कॉन्फिगरेशनल एनालिसिस कर लूँ और यहाँ पे बायोपॉलीमर की जगह सिंथेटिक पॉलीमर कर दूँ तो गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ जीएन रामाचंद्रन वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फिगरेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर था। ठीक है, दूसरा जीएन रामाचंद्रन वाज फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि बायोपॉलीमर था, सिंथेटिक पॉलीमर नहीं। तो इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। उनका डिस्कवरी क्या था, व्हाट वाज हिज डिस्कवरी,
तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, यहाँ पे मैं बोल दूँ हिज डिस्कवरी वाज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन था। किस ईयर में था ये डायरेक्ट याद रखना है, 1954 में। और किस जर्नल में ये इनकी डिस्कवरी पब्लिश हुई थी? तो नेचर जर्नल में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या दिया था? रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, जिसका यूज क्या होता है? तो एनालिसिस ऑफ अलाउड कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए देगा एनालिसिस ऑफ अलाउड कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन बी दे देगा एनालिसिस ऑफ अलाउड कॉन्फिगरेशंस ऑफ प्रोटीन, गलत हो जाएगा, कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और रामाचंद्रन प्लॉट, उनका जन्म बता ही दिया था, अक्टूबर 8 को हुआ था 1922 में, स्मॉल टाउन में, नॉट फार फ्रॉम कोचिंग ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्टर्न यानी केरल के आसपास, केरल स्टेट में कोची के आसपास हुआ था इनका। उनके पिताजी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, ठीक है। और इन्होंने अपना 1942 में बीएससी फिजिक्स से किया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। 1949 में इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैम्ब्रिज में ना इन्होंने एक साइंटिस्ट से मिले जिनका नाम है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ने क्या मॉडल्स दिए थे? तो मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर जो है उसके मॉडल्स दिए थे। इससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर किस पे काम करने लगे थे? तो स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन को सॉल्व करने पे अपना अटेंशन को ये कर दिया था, डायरेक्ट किया था, ठीक है। और पास कब हो गए थे? एट द एज ऑफ 78 ऑन अप्रैल 7, 2001, ठीक है। अब देखो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बिल्कुल ही ध्यान ही रखना है, वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि आउटस्टैंडिंग फिगर थे किस चीज़ में? तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में आउटस्टैंडिंग फिगर थे। किसके फाउंडर थे? तो फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। उसके अलावा रामाचंद्रन प्लॉट हम किस लिए यूज करते हैं? तो एनालिसिस ऑफ किसका? अलाउड कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा कैम्ब्रिज में वो किन से मिले थे? लिनस पॉलिंग से। लिनस पॉलिंग ने क्या दिया था? अल्फा हेलिक्स और बीटा सीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उससे ये इन्फ्लुएंस हो कि उन्होंने क्या किसके तरफ अपना डायरेक्शन किया था? तो स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पहला पैराग्राफ कर रहा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जब आप अपने आसपास देखते हो, आप दोनों ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हो। यू मस्ट वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, एंड ऐसा क्या है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है? एंड व्हाट इज इट दैट इन एनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज, ऐसा क्या है? तो इसका आंसर सिंपल सा है, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इवन लिविंग वर्ल्ड में भी ये बात डिस्क्राइब किया है कि क्या लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग को लिविंग बनाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम बात करेंगे सेल को लेके कि अगर किसी के पास सेल है तो वो लिविंग है, अगर सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेसिस में, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट कैन नॉट परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के भी और परफॉर्म भी कर सकते हैं इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया था कि कैन नॉट परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, नहीं, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने आप सारे इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मे इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ट्रू और फॉल्स? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मे इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो यहाँ पे मैंने डज नॉट को चेंज करके मे कर दिया था, तो ये बात गलत हो जाएगा। और वैसे भी समझ सकते हैं हम, वायरस को तो लिविंग मानते ही नहीं है, ठीक है, और वो तो सेल्स के कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो उसके पास होता नहीं है, ठीक है। सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो सेल को हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? सोचो, क्योंकि देखो सेल जो है, पूरा बॉडी जो है उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल से। जैसे घर का जो है ईंट से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही पूरा बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमें समझ में तो आ रहा है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट तो है, लेकिन इसको फंक्शनल यूनिट भी क्यों बोल रहे हैं? तो देखो इसको ना तुम सेलुलर लेवल पे समझो। सपोज तुम चल रहे हो तो क्या हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है? तो मसल के एक एक सेल जो है ना, मसल सेल्स, ठीक है,
स्केलेटल मसल के जो सेल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो देखो, तो हर एक वो जो फंक्शन है वो तो सेलुलर लेवल पे परफॉर्म हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब पूरा मसल का ग्रुप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली सपोज तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो तो वो HCl स्टोमक ऑर्गन जो है वो HCl सेक्रेट कर रहा है। तो कौन सेक्रेट कर रहा है? तो HCl स्टोमक में जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो सेक्रेट कर रहे हैं। तो जो फंक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? एकदम सेलुलर लेवल पे हो रहा है। हर एक चीज तुम समझोगे तो सेलुलर लेवल पे तुम्हें वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए, हु फर्स्ट डिस्क्राइब द लाइफ सेल? ट्रू एंटोन, हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल? तो एंटोन वेन ल्यूवेनहुक, ठीक है, उन्होंने पहली बार देखा था और बताया भी था कि ये एंटोन वेन ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और बताया था, ठीक है, लाइव सेल को। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस? तो डायरेक्ट रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। लेकिन हु फर्स्ट डिस्कवर द सेल? सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो वो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने डेड सेल देखा था प्लांट का, वो बार्क ऑफ द ट्री देखा था, तो उसमें उन्होंने कंपार्टमेंट्स देखा था, इसीलिए उसका नाम सेल कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेल थियरी पे, ठीक है। अब बाद में जो है माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे जैसे इन्वेंट हुआ तो ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल जो है सेल का हमें पता चला। अब आ जाते हैं सेल थियरी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है, हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स? हु फर्स्ट ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल? तो किन्होंने बताया था सबसे पहले ऑब्जर्व करके? तो ये 1838 में मैथियस एस्क्लीडेन ने, और वो कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए। यहाँ पे मान लो मैं मैथियस एस्क्लीडेन की जगह ना थियोडर एस्क्लीडेन कर दूं तो ये गलत नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथियस एस्क्लीडेन 1838 में, और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ध्यान रखना है, ना कि ब्रिटिश बॉटनिस्ट, ठीक है। अगर मैं जर्मन बॉटनिस्ट की जगह ब्रिटिश बॉटनिस्ट कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बात ध्यान रखना है। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन किया और उसमें बताया कि सारे प्लांट जो है वो मिल के बने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, और विच फॉर्म द टिश्यू। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, इन 1838 या फिर मैथियस एस्क्लीडेन examined a large number of plant and observed that all plants are composed of same kind of cell which form the tissues of plant. True or false? False हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था कि all plants are composed of different kind of cell, not same kind of cell। यहाँ पे मैंने different को same कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में बनाया जा सकता है, जिसमें बहुत लोग जो है देखेंगे कि अरे मैथियस एस्क्लीडेन ही थे, हाँ ऑल प्लांट को किया था और बताया था कि सेल से बना हुआ है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ठीक है, सेम काइंड ऑफ सेल नहीं। अब देखो, एट द सेम टाइम में जो एक और जियोलॉजिस्ट थे, वो कहाँ के जियोलॉजिस्ट थे? तो जर्मन के जियोलॉजिस्ट थे। उनका नाम क्या था? थियोडर स्वान, ठीक है। 1839 में इन्होंने क्या बताया ना, इन्होंने फिर एनिमल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल में ना है, एनिमल में जो आउटर लेयर है होता है वो थिन आउटर लेयर होता है, ठीक है। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें एक थिन आउटर लेयर होता है जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं बोलूँ हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आ जाएगा थियोडर स्वान। लेकिन हु क्वाइंड द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उनमें थियोडर स्वान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बस सिंपल सी बात बोली थी कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें आउटर लेयर जो होता है वो थिन आउटर लेयर होता है, लेकिन उस वक्त उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोल रहे थे। 1839 में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोल रहे थे, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, who told that the presence of cell wall is a unique characteristics of plant cell? ऑप्शन ए मैथियस एस्क्लीडेन, ऑप्शन बी थियोडर स्वान, ठीक है। तो हु टोल्ड, सबसे किसने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का? तो थियोडर स्वान ने बताया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनिमल सेल को पहले ही पढ़ रखा था, फिर जब प्लांट टिश्यू को स्टडी किया तो देखा कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही है, एनिमल सेल में नहीं है। तो यानी प्लांट सेल में जो सेल वॉल होना वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, और इसको बताया किसने? थियोडर स्वान ने, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, who proposed that bodies of animals and plants are composed of cell and product of cell? Who proposed the hypothesis that the bodies of plant and animals are composed of cell and product of cell? ऑप्शन ए देता हूँ मैं थियोडर स्वान, ऑप्शन बी देता हूँ मैं मैथियस एस्क्लीडेन, ऑप्शन सी देता हूँ बोथ थियोडर स्वान एंड एस्क्लीडेन, ऑप्शन डी देता हूँ मैं रुडोल्फ वर्चोव। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे स्वान ने बताया कि स्वान ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा सा एक लाइन दिया ना, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि अच्छा बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये थियोडर स्वान ने बताया है,
ठीक है। लेकिन आगे लाइन क्या बोल रहा है कि स्क्लीडेन जो है उन्होंने बताया था, स्क्लीडेन एंड स्वान ने टुगेदर साथ में सेल थियरी फॉर्मुलेट किया था। और सेल थियरी का ये भी एक पॉइंट है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो मतलब सेल थियरी का एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है, ये वाला पॉइंट जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो सेल थियरी का पॉइंट है, और सेल थियरी दोनों ने मिलकर दिया है, स्क्लीडन ने, स्वान ने। तो सिर्फ स्वान कैसे प्रपोज कर सकते हैं हाइपोथेसिस की बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल? तो इसको समझो। देखो एक्चुअल में क्या हो ना, जो स्वान थे ना, उन्होंने पहले ये बात पब्लिश कर दिया, ठीक है, कि उन्होंने ये हाइपोथेसिस दे दिया कि दोनों ही एनिमल्स का और प्लांट के जो बॉडीज है वो कंपोज्ड ऑफ सेल है, प्रोडक्ट ऑफ सेल है। लेकिन बाद में दोनों ने मिलके, स्क्लीडन ने और स्वान ने ना मिलके सेल थियरी फॉर्मुलेट किया। इस सेल थियरी में इसके अलावा और भी पॉइंट्स थे, बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसके अलावा भी और क्या क्या पॉइंट्स हैं तो देख लो। जो स्क्लीडन एंड स्वान ने जो सेल थियरी दिया उसमें बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इवन तीसरा पॉइंट भी उन्होंने ये दिया कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है उसका, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है, ठीक है। तो सेल जो है, ये 3 पॉइंट उन्होंने इनिशियल सेल थियरी में दिया, जो बाद में आके जो रूडोल्फ वर्चेव थे ना, वो इस थर्ड वाले पॉइंट को गलत काट दिए, ठीक है, कि नहीं ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सेल थियरी अगर सिर्फ पूछा जाए हु फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी, किन्होंने सेल थियरी फॉर्मुलेट किया था, तो उसका आंसर दोनों ही होगा, स्क्लीडन एंड स्वान। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हु प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, तो उसका आंसर सिर्फ स्वान होगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। अगर मान लो ये डायरेक्ट चैलेंज भी किया जा सकता है अगर एनटीए ने गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तब देखो रूडोल्फ वर्चेव जो है 1855 में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उसके लिए ये डायरेक्ट स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब ऑल सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड फ्रॉम प्री, अराइज करते हैं, जितने ऑल सेल्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। ये बात उन्होंने रूडोल्फ वर्चेव ने ऐड किया इसमें। तो इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई कर दिया जो हाइपोथेसिस था स्क्लीडन का और स्वान का, ठीक है। और फाइनल सेल जो सेल थियरी जो है ना, फाइनल सेल थियरी को एक फाइनल शेप दिया, ठीक है। तो अभी के सेल थियरी में क्या बात, 2 बात इंपॉर्टेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन ये पॉइंट किसने दिया था, तो रूडोल्फ वर्चेव ने, ठीक है, रूडोल्फ वर्चेव ने, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट जो है वो सिमिलर थे, मतलब बाकी पहले वाले पॉइंट जो थे स्क्लीडन एंड स्वान ने दिए थे, ठीक है। आई होप ये इस पैराग्राफ में तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब देखो यू हैव अर्लियर, अपनी स्कूल टाइम में तुमने देखा होगा, इसलिए बोल रहा है यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पिल। तो स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं ओनियन पिल के सेल देखने के लिए, ह्यूमन चीक सेल के, इसलिए बोल रहा है अर्लियर, ठीक है। ऑनियन सेल इज विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल। तो इससे भी एक क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ छोटा सा, ऑनियन सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टिपिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टिपिकल प्लांट सेल। मतलब कहना चाहता है ऑनियन सेल इज एन ए टिपिकल प्लांट सेल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। ए टिपिकल क्या होता है अभी, ठीक है। एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है इसके पास एट इट्स आउटर बाउंड्री, और सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर सेल वॉल एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि पहली बात ह्यूमन चीक का सेल क्या है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन की जगह आउटर सेल वॉल कर दूँ तो गलत हो जाएगा। वो उसी में क्वेश्चन बनाया था, ऑल्दो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इनसाइड सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोजोम कंटेन करता है। क्रोमोजोम में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को डीएनए होता है, ठीक है। सेल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जिनके पास होता है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू होता है और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो, उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं हो उनके प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, 9-10 से ही। इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, कंप्लीटली फ्लूइड मैट्रिक्स होता है या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है।
तो याद रखना है कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ना कि कंप्लीटली फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल, ट्रू और फॉल्स? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछा, वेरियस केमिकल रिएक्शंस occur in the cell to keep the cell in dash state, वेरियस केमिकल रिएक्शन occur इन सेल टू कीप द सेल इन डैश स्टेट, तो लिविंग स्टेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत से केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सेल में जो होते हैं उसी से सेल जो है वो लिविंग स्टेट में हो रहता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनिल होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। राइबोसोम जो है वो कैसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, यानी राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनिल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये दोनों ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या राइबोसोम्स हर एक सेल में पाए जाते हैं, मतलब संसार में जितने भी सेल्स हैं क्या वो हर जगह हर सेल में राइबोसोम पाया जाता है? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी ये राइबोसोम नहीं होता है, और इवन सीव ट्यूब जो होता है ना प्लांट का, उसमें भी मैच्योर सीव ट्यूब में भी ये राइबोसोम नहीं होता है, तो ध्यान रख लेना ये बात। लेकिन सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम्स जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी नहीं पाया, सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं, कुछ ऑर्गेनिल जो है उसके अंदर भी होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनिल है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिल के सरफेस पे भी अटैच होते हैं, कौन से ऑर्गेनिल, जैसे रफ ईआर, और इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी सरफेस पे भी अटैच होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनिल, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें भी पाए जाते हैं। तो अब एनिमल सेल में जो होता है एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल होता है जो कि जनरली प्लांट में एब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल में कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है, सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोजोम का में कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, जो कि एनिमल में क्या इसका काम होता है सेंट्रोजोम का, तो सेल डिवीजन में, ये जनरली प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप बट नॉट इन एक्टिविटीज, ट्रू और फॉल्स? सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप बट नॉट इन एक्टिविटीज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि साइज में भी, शेप में भी एंड एक्टिविटीज में भी डिफर करते हैं। तुम एनिमल सेल का ही सोच लो ना, मसल सेल का कुछ और काम है, ठीक है, जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी का कुछ और काम है, तो यानी एक्टिविटीज में भी तो डिफर ही कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, उसका साइज कितना होता है, डायरेक्ट याद रखना है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज होता है। लेकिन तुम ये डायग्राम देखो, इसमें क्या लिखा है कि टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। तो तुम ध्यान रख सकते हो कि बैक्टीरिया जो है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो होता है वो सिंगल सेल है, एग ऑफ ऑस्ट्रीच, ऑस्ट्रीच का एग जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन आरबीसी होता है उसका साइज देखोगे तो 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में वो। और कौन से हैं जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है, तो नर्व सेल जो है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है, देखो ये नर्व सेल है, तो देखो ये तो इसका क्या बोलते हैं, सेल बॉडी हो जाता है। ये वाले जो है ना एक्सोन्स वगैरह ये बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि नर्व सेल जो होते हैं वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स जो होता है वो वेरी करता है ग्रेटली इन देयर शेप, तो अगर मैं पूछूं सेल्स डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, गलत, सेल साइज शेप सब में ग्रेटली वेरी करता है, ठीक है। ये डिस्क शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक होता है, इवन इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। अमीबा का सेल जो है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, द शेप ऑफ सेल the shape of cell do not correlate with the function they perform, true or false? The shape of cell do not correlate with the function they perform, false। क्यों? क्योंकि shape of cell जो है वो वैरी कर सकता है with the function they perform, यानी को रिलेटेड है, एक सेल का शेप और वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक जगह लिख दिया, अब ये ध्यान रख लेना कि 1 to 2 माइक्रोमीटर भी दिया हुआ है डायग्राम में, तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है, कि 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है डायग्राम में। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग का साइज जो होता है 13 by 16 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ह्यूमन आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर। ये डायग्राम भी ध्यान रख लेना, ये आरबीसी है,
ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, देखो इसका शेप कैसा है, अमोबॉइड है, इसका राउंड एंड बाइकॉनकेव सेल है, ठीक है। कोलुमनार एपिथेलियल सेल का देख लो लॉन्ग एंड नैरो है, तो देखो साइज भी अलग है, शेप भी अलग है। नर्व सेल का देख रहे हो ब्रांच एंड लॉन्ग सेल्स है। ट्रैकीड देख लो कैसे इलोंगेटेड है। मीजोफिल सेल कैसे हैं, राउंड एंड ओवल सेल्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स पे। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या है ना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा अलग अलग होता है क्या, ठीक है। इवन मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा था कि पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा तो सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा हम डिफरेंसेस जान लेते हैं, ठीक है। अब देख लो पहले तो पीपीएलओ का साइज देख लो, यहाँ पे दिया है 0.1 माइक्रोमीटर का, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा का साइज दिया है 0.3 माइक्रोमीटर का। तो क्या पीपीएलओ ही माइकोप्लाज्मा है, क्या माइकोप्लाज्मा ही पीपीएलओ, ये समझते हैं। देखो पीपीएलओ जो है ना, इसका साइज ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होगा। ये क्या है ना, ये एक इनफॉर्मल हिस्टोरिकल टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही नहीं, यूरियोप्लाज्मा भी आता है। यानी पीपीएलओ एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल हिस्टोरिकल टर्म है ग्रुप का, ठीक है, कोई मतलब साइंटिफिक टर्म नहीं है। तो ये एक इनफॉर्मल हिस्टोरिकल टर्म है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जिसमें सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही नहीं आते, यूरियोप्लाज्मा भी आते हैं और माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, ठीक है। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्पेसिफिक जीनस है, इसके अंदर बहुत सारे स्पेसीज आते हैं, तो ये जीनस है, ठीक है। और जो पीपीएलओ है वो एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, यूरियोप्लाज्मा भी आता है। एक्चुअल में ये जो माइकोप्लाज्मा है ये एक क्लास मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है, मॉलिक्यूल्स। तो ये क्लास मॉलिक्यूल्स को ही ना ब्रॉडली रेफर कर देते हैं पीपीएलओ के रूप में, ठीक है। तो ये क्लास मॉलिक्यूल्स के अंदर जीनस माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। तो पीपीएलओ एक बड़ा ग्रुप है, उनमें से एक जीनस है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो जितने भी पीपीएलओ है ना वो सब सेल वॉल लैक करते हैं, इवन जो मॉलिक्यूल्स क्लास है ना उसमें किसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये इसका एक कॉमन फीचर है, तो ये ध्यान रख लेना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली लार्जर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर होते हैं एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो स्मॉलर होते हैं, मैंने यहाँ पे लार्जर कर दिया, यहाँ पे मैं मोर रैपिडली की जगह मैं बोल दूँ मल्टीप्लाई मोर स्लोअर देन यूकैरियोटिक सेल, तो ये बात भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, अगर मैं बोलूँ प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट वेरी इन शेप एंड साइज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेरी करते हैं ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ठीक है, शेप और साइज में काफ़ी ग्रेटली वेरी करते हैं। 4 बेसिक शेप है, कौन कौन से हैं बैक्टीरिया के, तो रॉड शेप बैसिलस, स्फेरिकल शेप कोकस, विब्रियो शेप कॉमा शेप विब्रियो एंड स्पाइडल शेप स्पाइडुलम, ठीक है। एक एआर क्वेश्चन इसके बाद मैं पूछता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, the organization of prokaryotic cells is fundamentally different. The organization of prokaryotic cells is fundamentally different. मैं रीजन देता हूं, prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function. प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो इसका अजर्सन जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन जो रीजन का स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया था कि ये फंडामेंटली डिफरेंट होता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। लेकिन ये बात तो सही है ना, प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, ये बात तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखा है ऑल प्रोकैरियोट्स जो है हैव अ सेल वॉल। अगर मैं बोलूँ ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, अगर मैं बोल दूं कि विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में तो नहीं होता है ना, तो ऑल अगर मैं लगा दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल के बाद क्या होता है, सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या होगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, इसीलिए तो उसको प्रोकैरियोट बोल रहे हैं। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, अगर मैं बोलूं द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नेकेड इन्वेलप्ड बाय अ पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड, इन्वेलप नहीं, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसा भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होता है, चाहे वो हाईली डेवलप्ड या पुअरली डेवलप, कुछ नहीं, इन्वेलप ही नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या कैसा होता है, ठीक है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल में ध्यान रखना है कि जनरली सिंगल क्रोमोजोम और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो इनके में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल क्रोमोजोम या सर्कुलर डीएनए होगा जनरली। क्या सभी में सिंगल क्रोमोजोम होगा, नहीं, सभी में नहीं होंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें 2 क्रोमोजोम भी होते हैं, ठीक है। क्या सभी में सर्कुलर डीएनए होंगे, जनरली सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन सभी में नहीं, कुछ में लीनियर डीएनए भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये बात थोड़ा ध्यान रख लेना है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है कि सिंगल क्रोमोजोम और सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये जो मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा भी ना इनके पास अदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है। मेन डीएनए के अलावा मेन जीनोमिक डीएनए जो सर्कुलर डीएनए है सिंगल क्रोमोजोम, उसके अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉलर डीएनए इज द प्लाज्मिड, ठीक है। यानी जो मेन इसका होता है ना, क्या बोलते हैं, ये जीनोमिक डीएनए, उसके अलाउंड प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है? प्लाज्मिड जो है वो यूनिक फेनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। जैसे कि यूनिक फेनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो गया? तो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ये हो सकता है ना कि उस प्लाज्मिड की वजह से उसके पास रेजिस्टेंस हो। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें वो प्लाज्मिड डीएनए है जिससे वो रेजिस्टेंट है। एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसमें वो प्लाज्मिड डीएनए नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट नहीं है। तो जैसे ही इस प्लाज्मिड डीएनए को उस दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे तो वो भी रेजिस्टेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। यानी जो रेजिस्टेंट कैरेक्टर आ रहा है उस बैक्टीरिया में वो किसकी वजह से है? उस प्लाज्मिड डीएनए की वजह से है, ठीक है। अब हायर क्लासेस में हम देखेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। अब मान लो यहां पे मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ सेल्फ डीएनए, ट्रू और फॉल्स? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए का यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए किसको? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए से ही ट्रांसफॉर्म होता है ना, सेल्फ डीएनए से तो ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है देखा जाए तो। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, सही बात है। नो ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम, सही बात है। जितने ऑर्गेनेल यूकैरियोट में होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं, लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, यूकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ट्रू और फॉल्स? यूकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास होता है समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास समथिंग यूनिक होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मीसोजोम? मीसोजोम क्या है? तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है ना इसका बैक्टीरिया का, ठीक है, प्रोकैरियोट का जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो इनफोल्डिंग फॉर्म कर देता है, ठीक है, उसको हम मीसोजोम बोलते हैं। तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोकैरियोट को यूकैरियोट चेंज कर दूं तो गलत। मीसोजोम इज फाउंड इन विच सेल्स? अगर मैं बोलूँ प्रो थी मोनेरा, फिर से मैं प्रोटिस्टा दे दूँ, फंजाई बोल दूँ, तो मोनेरा में पाए जाते हैं, ठीक है, मीसोजोम। और ये क्या है? इसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे देख लो, ये डायग्राम ही देख लो, ये जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो देख रहे हो ये जो तुम देख रहे हो इनफोल्डिंग देख रहे हो, ये क्या है? ये मीसोजोम है, ठीक है। इसी को हम मीसोजोम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा जान लो पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है। तो जो सेल वॉल होता है ना, एक बैक्टीरिया का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। और ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ना वो एनालॉगस टू लाइसोजोम के एनालॉगस है, ठीक है। यानी डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो इसी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा बात ध्यान रख लेना। और ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन समझो पहले क्या होता है। बैक्टीरिया टेकअप कर लेता है नेकेड फ्री फ्लोटिंग डीएनए, मतलब इन्वायरमेंट में जो नेकेड और फ्री फ्लोटिंग डीएनए है वो अगर टेकअप करके फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट से और क्या कर लिया, अपना न्यू ट्रेट बना लिया, एक्विजिशन ऑफ न्यू जेनेटिक ट्रेट, तो ये क्या होगा? बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि बैक्टीरिया टेकअप द नेकेड डीएनए फ्री फ्लोटिंग डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, एक्विजिशन ऑफ न्यू जेनेटिक ट्रेट, इसको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ट्रू और फॉल्स? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, लेकिन क्या ऑल नहीं। जैसे एक्सेप्शन यहीं पे देख लो ना, जो माइकोप्लाज्मा है उसमें तो सेल वॉल ही नहीं होता है, तो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप कैसे होगा? तो एक्सेप्शन देख लो, माइकोप्लाज्मा ही है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं बोलूं द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ लूजली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? द सेल इनवेलप इन प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ लूजली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि पहले तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है सेल इनवेलप, और ये कैसा बाउंड है? टाइटली बाउंड है, ना कि लूजली बाउंड, ठीक है। अब ये 3 लेयर कौन कौन से है? तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेल वॉल है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक और मैं एयर क्वेश्चन पूछता हूँ, द 3 layers of the cell envelope act together as a single protective unit,
पहला स्टेटमेंट है द 3 लेयर्स ऑफ सेल इन्वेलप एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। मैं रीजन दे रहा हूँ, ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, ट्रू और फॉल्स। देखो एक्चुअल में ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ये तीनों ही मिलके सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, लेकिन ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप जो है वो परफॉर्म कैसा करता है, डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब बैक्टीरिया को जो है वो दो टाइप में बांटा जा सकता है, कौन कौन से दो टाइप? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप बाई ग्राम। अब ये जो तुम सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में जाओगे ना, तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक प्रॉपर तुम्हें सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेनिंग के डिफरेंसेस पे और सेल एनवेलप के में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब कुछ होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग ले लेते हैं तो उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और कुछ जो होता है वो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते हैं तो उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले मैं दिखाता हूँ कि एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखो, ठीक है। अब देखो ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेज है, माइक्रोस्कोप से उसकी इमेज ली गई है। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव है वो देखोगे तो ये डार्कली स्टेन्ड है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन जो होता है वो कैसा डार्कर कलर का होता है, ठीक है। और जो ग्राम निगेटिव होता है वो जो होता है वो लाइट कलर का है, देखो तो पिंक कलर का है। तो एक्चुअल में हम बोलते हैं कि अगर ग्राम पॉजिटिव है तो वो पर्पल वायलेट कलर का हो जाएगा और जो ग्राम निगेटिव है वो पिंक रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखो तो ये सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो इसका सेल वॉल जो होता है ना वो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। तो देखो थिक सेल वॉल मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो थिक सेल वॉल है मेडअप ऑफ कैसा, पेप्टिडोग्लाइकन का। लेकिन ग्राम निगेटिव में देखो जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है ना वो कितना थिन है, ठीक है। और प्लस सेल वॉल जो है वो दो तरह से मिलकर बना हुआ है, एक आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन दोनों से मिलकर बना हुआ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो देखो तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, थिनर लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन इसको बोल देना है, और क्या बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है वो काफी थिन है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ये कैसे स्टेन होता है, तो ये डार्क कलर का स्टेन होता है, यानी वॉयलेट पर्पल कलर का स्टेन होता है, और ये कैसा पिंक। तो ये ग्राम स्टेन को टेकअप कर लेता है ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम निगेटिव जो होता है ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं करता। क्यों करता है क्यों नहीं करता है वो सेकंड ईयर में तुम जाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। एमबीबीएस के सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ना होता है, सिलेबस में, ठीक है। तो सेम बात को ना मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि ग्राम अगर पॉजिटिव है तो पर्पल और वायलेट कलर का हो जाएगा, ग्राम निगेटिव है तो पिंक कलर का वो हो जाता है, ठीक है। लेयर्स कैसे कैसे हैं इसके, तो सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का होगा, ठीक है, फिर सेल वॉल का, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सिमिलरली इसने में भी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इनके सेल वॉल में डिफरेंसेस है क्या क्या, तो इसके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है और टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है उस लेयर में, ठीक है। और जो इस ग्राम निगेटिव है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल में जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, और क्या बोलते हैं, और जो उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाद क्या होता है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, लेकिन इनमें कोई टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में एक और डिफरेंस हो गया कि कोई टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर तुमको दो डिफरेंसेस क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में एक कलर का डिफरेंस है कि ग्राम स्टेन जो है वो डार्क कलर का स्टेन हो जाता है और ग्राम निगेटिव जो है वो पिंक लाइट कलर का स्टेन होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, सेल वॉल में जो है ग्राम पॉजिटिव का थिक पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और जो सेल वॉल है ग्राम निगेटिव का वो थिन पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और सेल वॉल जो होता है ग्राम पॉजिटिव का उसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम ये ग्लाइकोकैलिक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन थिकनेस एंड रिमेन्स सेम इन कॉम्पोजिशन अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, ट्रू और फॉल्स? ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन थिकनेस बट रिमेन सेम इन कॉम्पोजिशन इन अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो डिफर करता है कॉम्पोजिशन में भी और थिकनेस में भी अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है सबसे आउटर लेयर है वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ये लूज सीट में हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में, जैसे उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, ठीक है। अगर लूज सीट के फॉर्म में हो तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, और कुछ में थिक एंड टफ हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो स्लाइम लेयर होता है ना वो जनरली किससे बना होता है, जो स्लाइम लेयर है वो पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो कैप्सूल है ना
जो कैप्सूल है वो मेनली पॉलीसेकेराइड का बना होता है एंड कुछ में पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो जनरली अगर तुम आउटर मोस्ट क्या बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का अगर पीवाईक्यू देखोगे ना, तो उसमें 4 ऑप्शन ऐसे रहते हैं ना जिसमें सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन ही सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन वैसे भी गलत होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड का भी बना होता है और ग्लाइकोप्रोटीन स्लाइम लेयर में होता है, और कैप्सूल में मेनली पॉलीसेकेराइड का होता है प्लस पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और जो पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स जो है, और देख लो मैंने ये पॉइंट को सेम यहाँ पे भी लिख लिया है कि डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस इन डिफरेंट बैक्टीरिया में, अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया में ये कंपोजिशन और थिकनेस डिफरेंट होता है। इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है अलग अलग, तो देखो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है, तो वो स्टिकी हो सकता है। बीइंग स्टिकी, जब स्टिकी होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा? एथेरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर प्रिवेंट किससे करता है? डेजिकेशन से प्रिवेंट करता है, यानी डिहाइड्रेशन से बचाता है, मॉइस्चर जो है बैक्टीरिया का वो कंटेन करके रखता है, प्लस होस्ट के इम्यूनिटी से भी बचाता है। जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया के ऊपर, वो होस्ट की इम्यूनिटी जैसे मैक्रोफाजेज या फिर न्यूट्रोफिल सेल्स है ना, उनसे भी उनको बचाने की काम करता है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शंस हो गए ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के। तो ये जो मेनली जो होस्ट इम्यूनिटी से किस में? पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होंगे, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होस्ट इम्यूनिटी से बचाएगा, जो नॉन पैथोजेनिक है उसमें होस्ट इम्यूनिटी से बचाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स को किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? लूज सीट के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर थिक डेंस एंड टफ फॉर्म में हो सकते हैं। लूज सीट को स्लाइम लेयर और कैप्सूल, और थिक डेंस टफ को कैप्सूल बोल रहे हैं, ठीक है। स्लाइम लेयर किससे बना है? पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से। कैप्सूल किससे बना है? मेनली पॉलीसेकेराइड और कुछ पॉलीपेप्टाइड से भी, कुछ में पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है। अब आ जाओ सेल वॉल। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसका मेनली 2 फंक्शन है, एक तो डिटरमाइन करेगा शेप ऑफ द सेल और दूसरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है? इवन देखा जाए तो प्लांट सेल में भी जो सेल वॉल होते हैं उनका यही काम होता है, डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल, और दूसरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट से क्या होता है? तो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्स, कोलैप्स होने से भी बचाता है और बर्स्ट होने से भी बचाता है, ठीक है। तो एक ये सेल वॉल का ध्यान रख लेना डायरेक्ट कि फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या क्या है, तो 3-4 पॉइंट दे देगा, तो ध्यान रखना कि शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करता है, ये सही होगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ये भी सही होगा। प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, ठीक है। अब मैं बोलूँ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज फुल्ली फॉर परमिएबल इन नेचर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो चाहे किसी का भी हो, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर but do not interact with the outside wall. Instead only cell wall and glycocalyx interact with the outside world, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर बट डू नॉट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ओनली सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेक्ट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। सिंपल सी बात क्या है, अगर आउटसाइड से कोई न्यूट्रिएंट हो गया या फिर कुछ भी, इवन वाटर भी क्रॉस कर रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके ही क्रॉस कर रहा है ना, तो ये भी तो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। बस उतना खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ठीक है। अब द मेम्ब्रेन जो है, प्रोकैरियोट का मेम्ब्रेन किसके सिमिलर होता है? सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट, यानी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोट का वो सिमिलर होता है यूकैरियोट से, ठीक है। अब मीसोजोम हमने पहले ही पढ़ा था, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीसोजोम विच इज फॉर्म बाई एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। सेल में ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है उसी से बन रहा है। जैसे देख लो, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यही एक्सटेंड करके अंदर क्या बना रहा है? मीसोजोम बना रहा है, ठीक है। अब देखो ये मीसोजोम जो है ना, वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। किस किस फॉर्म में ये मीसोजोम हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल हो सकता है, ट्यूब्यूल्स हो सकता है, एंड लेमेला हो सकता है, ठीक है। और प्लस मीसोजोम का फंक्शन क्या क्या है? तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है मीसोजोम। दूसरा डीएनए के रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट 2 अलग अलग डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेक्रेशन प्रोसेसेस में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को कुछ सेक्रेट करना हो तो उसमें हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर देख सोचो, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक तरह से एक्सटेंशन है, तो ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ा रहा है कि नहीं? पहले बस इतना था, सपोज ऐसे, अगर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे है और ये थोड़ा ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया, ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ा रहा है। अब ये इंजाइमेटिक कंटेंट क्या होता है? अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो होते हैं ना, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो इंजाइम का भी काम करते हैं। तो अगर सपोज ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा तो उस पर अटैच्ड प्रोटीन है वो भी बढ़ेंगे, यानी इंजाइम कंटेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब देख लो इन ये जितना मीसोजोम का जो जितना याद करना है वो एक बार में मैंने लिख दिया। मीसोजोम तो पहली बात क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो हम डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स और लेमेला, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मीसोजोम कैन बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल ट्यूब्यूल्स बट नेवर इन द फॉर्म ऑफ लेमेला, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अदर इनके फंक्शंस क्या क्या है, तो देखो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, उसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करता है, तो ये ध्यान रखना है। एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इन साइनोबैक्टीरिया अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड विच कंटेन पिगमेंट, ट्रू और फॉल्स। इन साइनोबैक्टीरिया अ मेम्ब्रेन या फिर अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड विच कंटेन पिगमेंट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्रोमेटोफोर है वो कोई ऑर्गेनिल नहीं है, ये बस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। जिस तरह से मीसोजोम मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, वैसे ही क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। इसकी खास बात क्या है कि ये पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो बैक्टीरिया कैसा हो सकता है, बैक्टीरिया ऑलवेज मोटाइल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो इनके पास क्या होगा, मैं बोलूंगा मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिक फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिक फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली बात तो थिन होता है फिलामेंटस। देखो बैक्टीरिया खुद भी एक माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, उसमें जो फिलामेंट है वो कैसा होगा, थिन होगा, थिन होगा ना कि थिक। तो थिन को थिक कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला, ठीक है। और ये फ्लैजेला बना किससे होता है, तो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, जो कि एक टाइप का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बैक्टीरिया जो होता है, मैं बोलूं कि बैक्टीरिया सो रेंज इन नंबर बट डू नॉट सो डिफरेंट बट रिमेन सेम अरेंजमेंट इन, मतलब ठीक से एक सेकेंड, बैक्टीरिया सो रेंज इन द नंबर बट नॉट इन अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ट्रू और फॉल्स। बैक्टीरिया सो अ रेंज इन द नंबर बट नॉट इन द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो है फ्लैजेला जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा, यानी रेंज ऑफ नंबर भी है, प्लस अरेंजमेंट भी जो है उसका डिफरेंट होता है। मैं अभी दिखाऊंगा, एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें देखोगे कि कैसे फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो बैक्टीरिया फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ विच थ्री पार्ट, फिलामेंट, बेसल, हुक एंड बेसल बॉडी। इसमें से लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है, ये ध्यान रखना है। तो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड कहाँ से एक्सटेंड करता है, तो सेल सरफेस से लेके आउटसाइड तक जो है वो फिलामेंट जो है वो एक्सटेंड करता है। अब देखो एक डायग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है वो फिलामेंट है, दिख रहा है तुम्हें, ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये हुक हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो है जिसको ये मोटर बोल रहा है, ये और कुछ नहीं बेसल बॉडी है, ठीक है। तो इस डायग्राम में भी देख रहे हो ये हुक हो गया, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये जो मोटर जिसे बोल रहा है ये बेसल बॉडी है। ये तुम्हें समझ में आया, ये देखो ये बैक्टीरिया है, इसका फ्लैजेला है, इसी को हम जूम करके देख रहे हैं यहाँ पे, ये तुम्हें समझ में आया। अब एक और डायग्राम देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो है ये फिलामेंट हो गया, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये पूरा, ये जो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ये हुक हो गया, और ये वाला जो पार्ट है जो इसमें मोटर बोल रहा है, देखो मोटर, इसी में क्या बोल रहा है, बेसल बॉडी और मोटर डिवाइस, बात एक ही है, ठीक है, ये मोटर है। अब ये तुम्हें ध्यान नहीं रखना है कि एल रिंग, पी रिंग, एम एस रिंग, सी रिंग, ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, इसलिए मैं कट कर दे रहा हूँ कि ये तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। बस बेसल बॉडी क्या होता है ये जस्ट मैं तुम्हें अच्छा से पिक्चर देने के लिए बोल रहा था। अब देखो बैक्टीरिया मैंने बोला था ना, सो करता है रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। तो देखो किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, देखो इन सब में एक से ज़्यादा है। और अरेंजमेंट देखो ना, इसमें बस एक एंड पे है, इसमें एक एंड पे ही एक से ज़्यादा भी है, इसमें दो अलग अलग एंड पे है, इसमें पूरे बॉडी पे ही है। तो ये जो मैंने कट कर रखा है ना, ये इसका नाम लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को, ये तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। बस मैंने दिखाया कि बैक्टीरिया जो है वो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट में भी डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिसाइड, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। बिसाइड फ्लैजेला, पाइली एंड फिम्ब्रियो आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बिसाइड फ्लैजेला, पाइली एंड फिम्ब्रियो आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन मोटिलिटी, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि पाइली एंड एम्ब्रियो जो है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये बात तो सही है, लेकिन डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, ये बात ध्यान रखना है, कोई मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करता है। अब ये जो पाइली है ना, ये पाइली क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। पाइली यार इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है, स्पेशल प्रोटीन। वो स्पेशल प्रोटीन क्या है, पाइलिन प्रोटीन।
सिमिलरली फिम्ब्रिए क्या है? फिम्ब्रिए स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं जो कि सेल से स्प्राउट करते हैं, ब्रिसल लाइक फाइबर जो कि सेल से स्प्राउट करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? तो हेल्प करते हैं अटैच करने के लिए बैक्टीरिया को टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट सेल। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है फिम्ब्रिए के बारे में। तो पाइली का क्या है? पाइली का अगर मैं बोलूँ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, गलत, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? स्पेशल प्रोटीन पाइलिन। ठीक है, फिम्ब्रिए में क्या है? स्मॉल ब्रिसल लाइक होते हैं। इनका मेन फंक्शन याद रखना है कि वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिम्ब्रिए किस में हेल्प करता है? अटैचमेंट में। अब अटैचमेंट कहाँ से हो सकता, कहाँ हो सकता है? तो होस्ट के साथ अटैचमेंट हो सकता है और दूसरा अटैचमेंट किसी रॉक पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लो फिम्ब्रिए का थोड़ा देख लो। फिम्ब्रिए का जो मेन शाफ्ट होता है ना, वो किससे बना होता है? फिब्रिलिन प्रोटीन से बना होता है और इसका टिप जो होता है वो एडेसिन प्रोटीन से होता है। तो अगर टिप एडेसिन से होगा तभी तो जाके कहीं चिपकेगा। हेल्प क्या करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है। कहाँ से? होस्ट टिश्यू में या फिर रॉक पे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो राइबोसोम्स इन इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इंस्टेड दे आर फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ट्रू और फॉल्स? मैं बोलूँ इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इंस्टेड दे आर फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ट्रू और फॉल्स? देखो राइबोसोम्स जो है एसोसिएटेड होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये बात राइबोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड मैंने कर दिया था तो गलत हो जाएगा। राइबोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दूसरा, साइज कितना होता है राइबोसोम्स का इन प्रोकैरियोट? मैं बोल दूँ 45 nm by 50 nm, गलत है या सही है? गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि 50 nm by 20 nm इन साइज होते हैं और इन कितना एस होता है? तो 70s होता है। कौन कौन सी इसके दो सब यूनिट है? 50s एंड 30s सब यूनिट। ठीक है, अब राइबोसोम का फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अब व्हाट इज पॉलीजोम एंड पॉलीराइबोसोम? तो देखो बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो क्या होंगे? अटैच कर जाएंगे एक सिंगल एमआरएनए से। अब देखो ये एमआरएनए क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है ना, ये तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े होगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो तुम जैसे ही वो चैप्टर पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा एमआरएनए क्या है। ठीक है, तो सेवरल राइबोसोम क्या करते हैं? अटैच कर जाते हैं एक सिंगल एमआरएनए से और एक चेन की तरह फॉर्म कर देते हैं, उसको हम पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीजोम बोलते हैं। तो ये राइबोसोम का फंक्शन क्या है? वो एमआरएनए के को ट्रांसलेट करता है वो प्रोटीन में। ठीक है, तो राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये कैसे होता है ये तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एमआरएनए से प्रोटीन कैसे ट्रांसलेट होता है। ठीक है, अब इंक्लूजन बॉडी क्या है? इंक्लूजन बॉडी भी है ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है। ठीक है, तो दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, डायरेक्ट फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाइव करते हैं। ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी जो है रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो कुछ रिजर्व मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। इनमें कोई जो है मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते ये। ठीक है, कौन एग्जाम्पल क्या क्या है इंक्लूजन बॉडी का? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। अब देखो गैस वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल पर डायरेक्ट याद रखना है किस किस में पाया जाता है? तो ब्लू ग्रीन यानी साइनोबैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इन सब में जो है गैस वैक्यूल भी पाया जाता है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है? तो देख सकते हो कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जा रहा है गैस वैक्यूल, ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो है हम लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करके देखते हैं और तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं एनसीईआरटी के लाइन से आया हुआ है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज में देखते हैं। ये नीट 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। मीसोजोम इन अ सेल इज, पहला, अ चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। पहले बात ये क्या है? ये तो पॉलीराइबोसोम होता है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत। ठीक है, गिवन दो स्टेटमेंट दिया है, ये नीट 2023 में क्वेश्चन आया है। इन बैक्टीरिया मीसोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात बिल्कुल सही है। द मीसोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। इज इट ट्रू? ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये सही हो जाएगा। अब चलो ये देखते हैं। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या था? तो इंक्लूजन बॉडी वाले में जाके देखोगे तो वो क्या है? गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल सही होगा। ये देख रहे हो तीनों अभी तक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से आया हुआ है। नीट 2022 में एक आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज करेक्ट? डायरेक्ट इंक्लूजन बॉडीज के पैराग्राफ की लाइन है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, ट्रू।
रिजर्व मटेरियल में, ठीक है। दे हेल आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये गलत है। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, सही बात है, ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। दे लाइव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये बात भी सही है। तो ये गलत है और पूछा ही गलत है, यानी ये ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनीज सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई कौन? रुडोल्फ वर्काउ, डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? अब देखो, इन्होंने तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन से बनाया, मैंने कितने क्वेश्चन तुम्हें बना के दे दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो इवन आगे नीट में आ सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, अब ये एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसको हम अभी रोक के रखते हैं कि अच्छा आगे का पढ़ते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट कोई और मिल जाए। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये मैंने बताया, चलो ये भी मान लो तुम्हें पता ना हो, ठीक है, कि है या नहीं है, तो ये भी अभी होल्ड करते हैं। पाइली एंड फिम्ब्रिये आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, गलत। वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि पाइली एंड फिब्रिया डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सही है। तो देखो इन चारों में ये तो पक्का गलत है, हमें पता है, तो ये मार देंगे। तो चलो एक पॉइंट तो ये भी मिल गया कि साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, ये बात तुम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाले में मैंने दिखाया था कि सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इवन तुम उसमें जाके देख सकते हो, पहला जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसमें दिया है कि मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो बॉक्स है उसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन वहाँ दिया है। सेलेक्ट द मिसमैच, अब देखो इसमें दिया है गैस वैक्यूल जो है ग्रीन बैक्टीरिया में होता है, सही बात है। मिथेनोजेंस जो है प्रोकैरियोट है, ये भी सही बात है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो एनिमल सेल में, गलत, प्लांट सेल में होता है, तो हमसे मिसमैच ही पूछा है। और प्रोस्टिस्टा एक यूकैरियोट है, ये भी सही है, तो ये सही है, जो गलत है उसको मार दिया। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज एब्सेंट इन किसमें? माइकोप्लाज्मा में, डायरेक्ट आ गया। क्रोमेटोफोर्स किसमें होता है? देखो क्रोमेटोफोर्स पहली बात क्या होता है याद करो, साइनोबैक्टीरिया में एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है जो पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स किसमें लेगा? तो साइनोबैक्टीरिया में अगर पिगमेंट कंटेन कर रहा है तो क्या करेगा? साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू, फिम्ब्रिये का डायरेक्ट लाइन ही आया हुआ है, ये फिम्ब्रिये बोलते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया का पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से जो है कौन नहीं पाया जाता है? राइबोसोम क्या प्रोकैरियोट में होता है? होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, मीसोजोम भी होता है क्या? लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए तो उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे यू बैक्टीरिया बोला है, सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। अब तुम जाओ, जो ओवरव्यू ऑफ सेल नहीं लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड, कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल यूकैरियोट में होते हैं, कौन कौन से जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल यूकैरियोट में क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं होता है। उसी में एक लाइन लिखा हुआ है उसी पैराग्राफ में कि यूकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजेंबल करता है, प्रोकैरियोट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजेंबल करता है यूकैरियोट में का। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल का वो रिजेंबल करता है। तुम राइबोसोम से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन राइबोसोम का एटीएस होता है इसमें यूकैरियोट में, और इसमें जो होता है प्रोकैरियोट में 70S होता है, लेकिन यहाँ पे यू बैक्टीरिया भी लिख दिया है। अब देखो आर्की बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन यू बैक्टीरिया का जो है रिजेंबल करेगा, तो मोर करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इन प्रोकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजेंबल्स यूकैरियोट, ठीक है, इस सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो देखा, तुमने देखा कि अभी तक जितना कराया वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली, और जो भी एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने तुम्हें करा दिया है। तो इतने जितना मैंने कराया ना, उसको अगर तुम 4-5 बार रिवाइज करके एनसीईआरटी को अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो इतना में से तुम्हारा कुछ भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।